बिल्कुल राजकुमार सर। बासित भाई, एक सवाल और मेरे को ज़हन में आता है। इन दिनों बड़ी चर्चा हो रही है इस कोरोना काल में कि 90s 80s 90s के बॉलिंग ज्यादा अच्छी थी बनस्पत आज की, इसलिए हम सही मायनों में कंपेयर नहीं कर सकते आज के दौर के बैट्समैन को और उस दौर के अगर गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करनी पड़ती। तो ये चर्चा बहुत हुई है। क्या आप ये मानते हैं कि 90s में जब आप लोग खेला करते थे बॉलिंग अटैक ज्यादा बेहतर हुआ करता था बनस्पत आज के? देखो राजीव, मेरा ख्याल है कि मैं आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ, फैसला आप लोग कीजिएगा। 90s में जो बॉलर थे ना, जैसे मैं इंडिया से शुरू करता हूँ, अनिल कुंबले, श्रीकांत, फादर, सही है जी, जहीर खान, हमारे पास मुस्तफिजम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, शुएब अख्तर, इसी तरह मैगरा, गिलेस्पी, दुनिया में कैडेक, डोनाल्ड, वास, वो इतने एक्यूरेट नहीं थे सिवाय मैगरा, शॉन पॉलक और वसीम भाई के, लेकिन उनका जो दिमाग चलता था ना वो बहुत चलता था, दिमाग से ज्यादा बॉलिंग करते थे। सपोज मैं मिसाल देता हूँ कि एक बॉलर श्रीनाथ है, जैसे उसने 6 फील्डर ऑफ स्टंप पे ले लिए, मतलब 3 स्लिप, 1 गली, पॉइंट और कवर, तो बैट्समैन समझता था कि ये आउट स्विंगर करेगा क्योंकि 6 फील्डर ऑफ साइड पे ना, और वो बॉलर उस टाइम पे अंदर लाता था बॉल, बिल्कुल बैट्समैन का जो माइंड होता था उसको चेंज कर देता। जो माइंड गेम 90s में खेला जाता था वो इस टाइम नहीं खेला जा रहा। अब अगर आप देखें आजकल जो कंडीशन चल रही है, 7 फील्डर अगर आपने ऑफ स्टंप पे ले लिए तो बॉलर आउट स्विंगर ही निकालता है। बॉल होने से पहले बैट्समैन को पता चल जाता है कि इसने आउट स्विंगर करना है। तो जो 90s के जो बॉलर्स थे ना वो माइंड गेम खेलते थे, बगैर अगर बाउंसर के लिए 2 फील्डर ले लिए पीछे हुक कराने के लिए तो बाउंसर नहीं होता था। तो वो चीजें जो थी उस टाइम पे ज्यादा माइंड गेम खेला जाता था। अब जो हो गया एक्यूरेट ज्यादा हो गए। अब आप देखेंगे बॉल स्विंग नहीं होता इतना ज्यादा क्योंकि एयर इतना नहीं दिया जाता। 90s में अगर मतलब कोच साहब यहाँ बैठे हैं ज्यादा अच्छा बताएंगे कि बॉल ज्यादा स्विंग होता था, बॉल को ज्यादा एयर दिया जाता था। अब क्योंकि सब शॉर्ट पिच करने के चक्कर में, पेस बनाने के चक्कर में कि 145 प्लस हमने बॉल करने, पेस से कोई बैट्समैन आउट नहीं होता, आउट होता है बैट्समैन स्विंग से। अगर आपने अभी न्यूजीलैंड सीरीज देखी होगी तो वहां पे मूवमेंट की वजह से बैट्समैन आउट हुए। तो ये जो फर्क था ना माइंड गेम वाला, वो उस टाइम पे हमारे 90s के जो फास्ट बॉलर थे वो माइंड गेम खेल के जीत जाते थे। आजकल के बच्चे, आजकल जो मतलब माफी चाहता हूँ बच्चे बोल रहा हूँ, आजकल के जो फास्ट बॉलर माइंड गेम नहीं खेलते, मेरा ये मानना है। राजकुमार जी, आपको लग रहा है जो कुछ बासित भाई ने कहा कि 90s के बॉलर्स ज्यादा स्किल पे काम करते थे, आज हम ज्यादा उस पे काम करते हैं कि हम एक लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करें? जी बिल्कुल, मैं काफी हद तक एग्री करता हूँ। अगर आप पहले देखें स्विंग बॉलर्स काफी होते थे, शॉन पॉलक थे या मतलब सभी कैडेक वगैरह सब अच्छा आउट स्विंग, बड़ा अच्छा इन स्विंग आउट स्विंग, वसीम वकार का कोई जवाब ही नहीं था। तो उस टाइम बॉल कितना स्विंग करता था। आज की क्रिकेट में देखें अगर आप, जो जेन्युइन फास्ट बॉलर्स हैं, अगर मैं कहूँ डेल स्टेन के अलावा कितने बॉलर्स हैं जिनका बॉल स्विंग होते हुए दिखेंगे। कटर्स जरूर करते हैं बॉलर्स या फास्ट बॉलिंग बहुत अच्छी है। तो अब उतनी वो जो क्वालिटी थी जो शॉन पॉलक की जैसे बॉल लैंड करती थी या वसीम की बॉल लैंड करती थी, वो स्किल वाली वो थोड़ी सी कम है क्योंकि अब प्रायोरिटीज थोड़ी चेंज हो गई हैं। अब फिटनेस पे बहुत काम किया जा रहा है कि आप ऐसा एक्शन रखिए कि पहले होता था कि साइड ऑन एक्शन होता था तो कपिल देव का बहुत अच्छा आउट स्विंग होता था। अब वो बोलते हैं कि अगर आप इतने साइड ऑन होंगे तो आपकी बैक चली जाएगी, तो यू शुड बी मतलब लिटिल बिट ओपन कि आप थ्रू द हैंड देखें, बहुत ज्यादा साइड ऑन नहीं हो। तो अब इन चीजों पे, इंजरी प्रिवेंशन पे भी काफी काम किया जा रहा है, जिस वजह से ये जो आर्ट थी स्विंग बॉलिंग की वो थोड़ी कम हो गई है। अगर आप देखें भुवी हमारे यहाँ भुवनेश्वर एक आउट अच्छा स्विंग करते थे वो, लेकिन 125 130 पे स्विंग करते थे। अभी उन्होंने क्या किया है, वो अपने आप को इम्प्रूव किया, उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई है, तो अब उनका स्विंग भी कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं स्पीड को लेकर कॉम्प्रोमाइज हुआ है स्विंग बॉलिंग में। बिल्कुल। बासित भाई, आपको लग रहा है कि इन दिनों पाकिस्तान में खासतौर से रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे खिलाड़ी ढूंढने के चक्कर में उनकी जो पेस बॉलिंग फैक्ट्री आपके यहाँ होती थी उस पर ताला सा लग गया, उतने अच्छे फास्ट बॉलर्स नहीं आ रहे हैं इस वजह से कि आप रोहित शर्मा विराट कोहली जैसे बल्लेबाज ढूंढ रहे हैं, गेंदबाज बनाने का काम नहीं कर रहे, और ऐसा लग रहा है इंडिया शिफ्ट हो चुका है आपका पेस बॉलिंग फैक्ट्री जो है। देखिए, हमेशा पाकिस्तान की जो मशहूर था वो बढ़िया बॉलिंग की वजह से ही मशहूर था। अगर आपने देखा हो, हमने बड़े बड़े नाम हमारी तरफ से बॉलिंग बॉलर्स बहुत अच्छे आते थे, बैट्समैन हमारे आते थे, लेकिन
उस पाई के नहीं आते थे। जिस तरह आपके पास 5 से 6 बैट्समैन होते थे, हमारे पास 2-3 होते थे, तो कंपैरिजन बनता नहीं था। आपके अब फास्ट बॉलर नहीं आते थे, स्पिनर्स बहुत अच्छे आते थे। लेकिन जब से डेविड एनसीए का हेड बना है, मेरा ख्याल है फास्ट बॉलर आपके यहाँ भी बहुत अच्छे आने लगे। मैं जहीर खान जैसे हो गया, पठान, इरफान पठान था, प्लस उसके बाद जसप्रीत बुमराह, उमेश यादव, ईशांत, बोवी की बात करी, भवेशनर की, शामी, मतलब ये, मतलब हम सोचते थे इस टाइप के बॉलर पाकिस्तान से आते थे। पाकिस्तान में अभी भी बॉलर्स आ रहे हैं, जैसे नसीम शाह अभी बच्चा आया है। ये अंडर, जब मैं पार्ट था जूनियर चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, ये मूसा खान, हसनैन, नसीम शाह, ये सब हमारी हाथों के बच्चे। लेकिन हमारे यहाँ बैट्समैनशिप अब नहीं आ रही अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि हमारे यहाँ जो T20 क्रिकेटर बच्चों ने बहुत ज्यादा अपने दिमाग में बिठा ली है, जिसकी वजह से उनका जो टेम्परामेंट है वो बहुत शॉर्ट हो गया। जो आपने अपने जो इंडिया के बॉलिंग की बात करी, देखिए बैट्समैन तो हम हमेशा से इंडिया के डोमिनेट करते हैं दुनिया पे, लेकिन जो बॉलिंग आई है उसमें मेरा ख्याल है मैं क्रेडिट देता हूँ एनसीए को, इंडिया की, कि उन्होंने बहुत अच्छे फास्ट बॉलर लिया, स्पेशली इंजरीज के बाद। जसप्रीत बुमराह आया, बोवी दोबारा इंजरी के बाद आया है, ईशांत शर्मा इंजरी के बाद आया, तो ये क्रेडिट देना चाहिए एनसीए को, इंडिया की बीसीसीआई जो इंडिया की एनसीए, उसको क्रेडिट देना चाहिए। चलिए बासित भाई, रिचा एक प्रेडिक्शन बासित भाई से और लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि विराट कोहली इन दिनों थोड़े से लीन पैच से गुजर रहे हैं। राजकुमार सर भी साथ है, तो वो प्रेडिक्शन सुन लेंगे बासित भाई का कि क्या कोरोना के बाद जब क्रिकेट रिज्यूम करेगी विराट उसी फॉर्म में नजर आएंगे, क्योंकि एक न्यूजीलैंड में वो फेल रहे थे, और उसके बाद एक लंबा पैच काफी लंबे दिनों के बाद विराट कोहली के करियर में। आप किस तरह से देखते हैं पोस्ट कोरोना विराट कोहली को? देखो राजीव, वो बैट्समैन ही क्या है जिसपे बैट पैच ना आए जी। ये तो बहुत जरूरी था विराट कोहली के लिए कि उसके ऊपर बैट पैच आए, क्योंकि अपने सालों से वो दुनिया पे डोमिनेट कर रहा है। अर्ली ऑन तो बैट पैच आया, लेकिन बाद में नहीं आया, तो ये बैट पैच आना अच्छी चीज है। ये मतलब मैं बीइंग अ बैट्समैन ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप 3 मैचों में, जब चलें एक जिक्र कर देता हूँ आपको, अच्छा हुआ जो इंडिया के भाई मुझसे नाराज है, 3 मैचों में अपना रोहित शर्मा ने 3 सेंचुरियां बनाई वर्ल्ड कप में। मैं पाकिस्तान चैनल पे, जिसमें हम और आप साथ बैठे थे, मैंने वहां प्रेडिक्शन करी कि अगेंस्ट न्यूजीलैंड रोहित शर्मा का रन करना बहुत मुश्किल नजर आता है मुझे, क्योंकि वो 3 मैचों में 3 सेंचुरियां बना चुका है, और क्रिकेट लैंग्वेज में बोलते हैं आउट होना ड्यू है। तो वो मैंने बात बोली, तो अनफॉर्चुनेटली मेरा फेवरेट बैट्समैन है वो आउट भी हुआ सेमीफाइनल में अगेंस्ट न्यूजीलैंड। तो उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत बुरा भला कहा। वो बुरा भला तो बोलते हैं, लेकिन मैच से पहले जब मैं बोल देता हूँ आज रोहित शर्मा 100 करेगा अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, मैंने ये बात बोली, जब वो कुछ नहीं बोलते कि यार इस बंदे ने ये बात बोली थी, तो एक क्रिकेट की लैंग्वेज में राजकुमार साहब भी बैठे हुए ये भी प्रेडिक्ट करते होंगे कि अनिल कुंबले ने अगर 2 मैचों में आउट नहीं करे तो तीसरे मैच में तो लाजमी उसका आउट करना जरूरी है, क्योंकि क्लास परमानेंट होती है, फॉर्म टेम्परेरी होती है। इसी तरह जो आपने विराट की बात करी ना, जिस तरह स्टीव स्मिथ को 1 साल की पाबंदी लगी, उसको तो पाबंदी लगी थी ना, उसके बाद उसने सारे रन इंग्लैंड में बना दिए थे। अब जो भी सीरीज आएगी ना, ऑस्ट्रेलिया जा रही है मेरा ख्याल है, इंडिया आफ्टर आईपीएल, हाँ, तो आप देख लीजिएगा विराट बुटर्स निकाल देगा वहां पे अपना ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स का। राजकुमार सर, ये इन्फॉर्मेशन तो आपको आगे जरूर पास ऑन करनी चाहिए, बिकॉज़ डेफिनेटली, बिल्कुल मैं जरूर बोला है। और एक बड़ी अच्छी चीज इन्होंने बोली है वो कि यू नो द क्लास कैन नॉट गो अवे। ये छोटी छोटी चीजें जो ये बोल रहे हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी एसेंशियल्स हैं ये देखने के लिए कि कितने अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं। दैट इज व्हाई आई थिंक राजीव इनकी प्रेडिक्शंस टू द पॉइंट है, बट इनकी जो कुछ प्रेडिक्शंस है जो आज मैं चाहूंगी कि हम याद रखें। इंडिया के लिए रिचा प्रेडिक्शन इसलिए भी बहुत अच्छी होती है कि बासित भाई का रिलेशन बहुत अच्छा रहा इंडिया के साथ। कपिल पाजी के जो फादर हैं और बासित भाई के फादर, वो बहुत करीबी दोस्त थे, और इसीलिए आप देखिए जो कनेक्शन होता है बासित भाई का हिंदुस्तान के क्रिकेट के बारे में, हिंदुस्तान के बारे में बड़े पॉजिटिव तरीके से वो बताते हैं। बासित भाई कुछ इसके बारे में बताएं, उसके बाद हम इसको कंक्लूड करेंगे 2 चीजों के साथ। आप 5 बल्लेबाज हिंदुस्तान के चुनेंगे और राजकुमार जी 5 बल्लेबाज चुनेंगे पाकिस्तान के अपने फेवरेट, तो उससे के साथ खत्म करेंगे। लेकिन पहले ये बताएं कपिल पाजी के साथ रिलेशन। उससे पहले एक रिलेशन में आपके प्रोग्राम में, क्योंकि आज बैठा हूं, तो एक रिलेशन और बता देता हूं। दुनिया में विराट कोहली जितना मशहूर होगा ना, सभी जानते हैं, राजकुमार साहब भी जानते होंगे,
उससे ज्यादा मशहूर वो मेरे घर पे है। मेरी 7 साल बेटी है फातिमा, जो अच्छा। वो अमूमन मोबाइल पे ऐड आते हैं ना, जो कोई बिस्किट के, टाइगर बिस्किट है या पता नहीं कौन से बिस्किट है, तो फौरन मेरी बेटी बोल देती है, बाबा विराट कोहली अंकल, विराट कोहली अंकल। अच्छा, वो नाम क्या लेती है? विराट कोहली अंकल, बाबर आजम अंकल। बाबर आजम से तो बातचीत होती रहती है, विराट कोहली अंकल तो मैं राजकुमार साहब से मैसेज चाहूंगा, मैसेज दे दे कि विराट कोहली के दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग फैन है, लेकिन मेरी 7 साल बेटी जो है ना फातिमा, वो बहुत बड़ी फैन है। और वो जब बैट क्रिकेट खेलती है तो शॉट मारने के बाद बोलती है, बाबा विराट कोहली अंकल वाला कवर ड्राइव। राजकुमार वो सर ये बातें संदेश जरूर पहुंचाइए, नहीं, बहुत जरूर। डेफिनेटली। और अगर वो बच्ची कभी भी ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में या कहीं भी न्यूट्रल वेन्यू पे अगर खेल रहे होंगे तो मैं विराट को बोलूंगा, जरूर वो उनसे मिलेगा और उनसे प्यार करेगा। थैंक यू वेरी मच। और जो जहां तक आपने बात करी ना कि कपिल देव की, जी मैं तो पाजी बोलता हूँ, कपिल पाजी के बेसिकली उनका भी ताल्लुक हरियाणा से, मेरे फादर मरहूम का ताल्लुक भी हरियाणा से, जिधर रोहतक। तो हमारे पापा का मतलब मेरे मरहूम पापा का घर और अपना कपिल पाजी का घर बराबर बराबर था। दोनों के फादर जो है वो क्लास फेलो थे, और वॉलीबॉल होती थी, आपको याद होगा उस जमाने में वॉलीबॉल खेलते थे। तो वॉलीबॉल खेलते थे, जब कपिल पाजी पहली दफा पाकिस्तान आए थे तो मेरे पापा के लिए कोल्हापुरी चप्पल और कुर्ता लेके आए थे। मैं बहुत छोटा था और मेरे आम का पेड़ था, तो कपिल पाजी ने आम बड़े खाए थे कि मतलब पापा ने ठंडे करे हुए थे, स्पेशली जब वो पता था कि उन्होंने शाम में आना है। और मतलब पापा जब उठते थे तो कपिल पाजी भी खड़े हो जाते थे। तो मेरे पापा बोलते थे वरुण कि बेटा बैठो, तो वो बोलते नहीं नहीं नहीं, मतलब इतनी इज्जत करते थे। 94 में हम श्रीलंका गए, मैं पाकिस्तान टीम में आ चुका था, तो कपिल पाजी सामने से आ रहे थे, तो मैंने बोला क्या, मैंने कोशिश करी, मैं बहुत डरता था, तो मैंने कहा कोशिश करी कि मैं बात करूं। तो वो दूर से आ रहे थे, उन्होंने एकदम मुझे बोला, वेल डन बॉय, कीप इट अप, शाबाश। तो मैंने थैंक यू बोला, मैंने सर एक्सक्यूज मी, कैन आई टॉक टू यू? बोले यस प्लीज। मैंने सर आप पहली दफा जब पाकिस्तान आए थे आपको कुछ मेमोरीज याद है? बोलते बहुत पुरानी बात है, लेकिन आप पूछे। मैंने सर आप जब कराची में टेस्ट मैच खेले थे तो वहां पे आप किसी के घर पे गए थे, तो उन्होंने ना ऐसे करा, मतलब सोचा, हाँ वो मेरे फादर के दोस्त थे आबिद अंकल, मैं उनके घर गया था, आम का पेड़ था उनके। तो जब मैंने उन्हें बताया ना कि मैं उन्हीं का बेटा हूं, तो उनके आंखों से भी आंसू आ रहे थे और मेरी आंखों से भी आंसू आ रहे थे। और उन्होंने बोला कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? उन्होंने मुझे यहाँ पे मेरे माथे पे किस किया जी। फिर मेरे पापा के बारे में पूछा कि आबिद अंकल का क्या हाल है। फिर मैंने नंबर दिया, तो उन्होंने बोला अच्छा मैं बात करूंगा और अपने फादर को भी नंबर दूंगा। मेरे वालिद साहब क्या मतलब डेथ हो गई थी 2003 में। 92 का जो वर्ल्ड कप हम पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था, तो कपिल पाजी ने छक्का मारा था मुश्ताक को, एक्स्ट्रा कवर पे एक ही छक्का लगा था। जी जी तो मेरे पापा ने मुझे बोला था, मैं बचपन में तोतला था, तो मुझे बोला कि तोतले, मेरे गांव के असली घी का ये फायदा था, इतनी पावर थी, देख लो ग्राउंड के कितना बड़ा छक्का मारा। तो ये वो मेमोरीज है कि आज भी कभी लेटता हूँ, सोचता हूँ तो आंसू आ जाते हैं पापा को याद करके। कपिल पाजी के लिए हमेशा दुआ है, योवी के लिए आज आपके चैनल पे जिक्र कर दूं, क्योंकि मेरे दो बहुत ही बढ़िया दोस्त थे जो इस दुनिया में नहीं रहे, उन्हें कैंसर हुआ था। और जब मैं इंडिया वुमेन टीम के साथ आया तो मुझे पता चला योवी अमेरिका गया हुआ है, उसको ये कैंसर वाली वबा। आप यकीन करें कि मेरे आंसू आ गए थे। और आज तक जब भी मैं मतलब हम 5 टाइम जाते हैं नमाज के लिए, योवी के लिए स्पेशली दुआ हमेशा रहती है कि अल्लाह ताला उसको सेहत दे और जो ये बीमारी है उसके करीब भी ना आए। तो ये वो चीजें असल में हम जो है ना, हम लोग इंसानियत नहीं है हम लोगों में, हम बस हर चीज में बिजी हो गए। इस कोरोना ने बेस्ट टाइम दे दिया कि दूसरों के लिए भी अगर आप सोचोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो ये वो मेमोरीज थी राजीव जो आज आपने जिक्र कर दिया, आंसू भी आ गए, लेकिन चले अच्छा, आंसू आने चाहिए, आंखों के लिए फायदा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और जो दिल का अच्छा होता है उसी की आंख तक आंसू पहुंचता भी है। राजकुमार जी, क्योंकि चर्चा ये तो हम बहुत लंबी करते जाएंगे, कंक्लूड भी कहीं ना कहीं करना है, तो मैं चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान के 5 बेस्ट बैट्समैन आप बताएं, पहले आपकी नजर में कौन से थे, नंबर 1 2 3 4 5 करके, फिर मैं बासित भाई से पूछना चाहूंगा।
देखिए, दो जो इनके महान खिलाड़ी हैं उनके अगेंस्ट मैं खेला हूँ, जहीर अब्बास साहब के और जावेद मियांदाद साहब के। वो दोनों तो ग्रेट प्लेयर थे ही, उसमें कोई मुझे डाउट ही नहीं है। उन दोनों के अलावा भी पाकिस्तान ने बहुत ही शानदार खिलाड़ी प्रोड्यूस किए हैं, जिसमें सईद अनवर कह लीजिए, और इनके अलावा अभी बाबर आजम को मैं बहुत हाई रेट करता हूँ, क्योंकि बहुत शानदार खिलाड़ी है। अब मतलब मैं ये सामने बैठे हुए हैं बासित, इसलिए मैं इनके मुंह पर नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इनका भी बहुत नाम था, क्योंकि मैं 86 87 में जब इमरान खान की टीम आई थी तो मैं उनके अगेंस्ट खेला था। तो उसमें मुदस्सर नजर वगैरह सब थे, एजाज भी थे उसमें। तो एजाज भी एक बेहतरीन बल्लेबाज थे उस समय। सलीम मलिक उस टीम में थे। सलीम मलिक एक बहुत शानदार बल्लेबाज थे। अनफॉर्चुनेटली कंट्रोवर्सी में वो पड़ गए थे। तो मेरे लिहाज से जावेद मियांदाद नंबर 1, जहीर अब्बास, सईद अनवर, देन सलीम मलिक और बाबर आजम, मेरे ख्याल से 5 पाकिस्तान के अभी तक के मुझे जो अच्छे प्लेयर लगे। चलिए, अब आपको थोड़ा सा उसमें डालते हैं परेशानी में बासित भाई, और आप जरा सिलसिलेवार तरीके से बताएं कि आपकी नजर में इंडियन क्रिकेट के टॉप 5 बैट्समैन कौन से हैं? टॉप 5 बैट्समैन मेरे ख्याल है नंबर 1 पे तो सचिन तेंदुलकर, उसमें कोई दो राय होनी भी नहीं चाहिए। मैं एक इंजमाम का नाम भूल गया। इंजी बहुत बड़े प्लेयर थे, उसमें कोई डाउट ही नहीं। हाँ जी। अच्छा, एक चीज, अगर आप राजीव मुझे इजाजत दें तो राजकुमार साहब यहाँ मौजूद हैं, मैं इन्हें एक नाम देना चाहता हूँ आज। हाँ बिल्कुल दें आप, बिल्कुल। अगर आप राजकुमार साहब की तस्वीर एक तरफ रखें और वाटमोर की तस्वीर एक तरफ रखें, तो दोनों ऐसे लगेगा दोनों भाई हैं। आई एम राइट और रॉन्ग? अगर अभी मैंने बहुत सोच रहा था कि मैं बोलूं या ना बोलूं, डरते डरते बोल रहा हूँ। वाटमोर से बहुत मिलते हैं सर आप, राजकुमार साहब। अच्छा, जहां तक आपने देखें सचिन एसपी के पे तो बात करना भी नहीं चाहिए। मेरा ख्याल है कि दुनिया में छोटी हाइट वाला बैट्समैन कट और पुल के लिए बहुत मशहूर होते थे, जैसे आपके गंडाबा, विश्वनाथ थे, सनी भाई थे, एल्वन कारीचिलन, रोहन केनाई। लेकिन दुनिया में वाइड एक प्लेयर था सचिन, जो स्ट्रेट ड्राइव बहुत अच्छी मारता था। इतने भारी बैट थे ऑस्ट्रेलिया में ऑन द अप, देखे हाफ वॉली पे तो सब मारते थे स्ट्रेट ड्राइव, और खिंचा हुआ बॉल को राजकुमार साहब ज्यादा अच्छा डिफाइन करेंगे। खिंचे हुए बॉल को ऑन द अप ऑस्ट्रेलिया में मारना बहुत बड़ी बात होती है। तो सचिन तो नंबर 1 प्लेयर आपका इंडिया में। नंबर 2 में जो बहुत हाईली रेट करता हूँ, वो ऐसा नाम लूंगा जो शायद आपको समझ ना आए, महेंद्र अमरनाथ। अच्छा। वाइड प्लेयर है दुनिया के जिनका 3 दफा जबड़ा टूटा है बाउंसर पे, उसके बाद भी सबसे अच्छा हुक शॉट मारते थे। एंडी रॉबर्ट्स को, इमरान खान को, जो उन्होंने हुक शॉट मारे में, अगर वो आजकल के प्लेयर्स देखें तो मान जाए, उस टाइम पे जब हेलमेट भी यूज नहीं होता था। तो महेंद्र अमरनाथ बहुत बड़े बैट्समैन जो मुझे पसंद है। उसके बाद अगर लिस्ट तो बहुत लंबी है, 5 बैट्समैन आपने बोल दिए, तो नंबर 3 पे मैं आई गो विद विराट जी, क्योंकि विराट कोहली मेरा ख्याल है सचिन का भी रिकॉर्ड तोड़ेगा। 5 नाम आपने कम कर दिए, 10 नाम दे, क्योंकि हमारे यहाँ कम बैट्समैन अच्छे होते हैं। 5 फिर कभी आपसे अच्छा डिटेल में लिखा, जब भी 5 बताया। नंबर 3 तो ये हो गए, सही है। नंबर 4 पे मैं जाऊंगा सहवाग से। सहवाग बड़ा बढ़िया प्लेयर, जिसने क्रिकेट को चेंज करा हैंड आई कोऑर्डिनेशन से। और नंबर 5 पे आई गो विद रोहित शर्मा। ओके। अच्छा, इसमें एक नाम ऐसा भी बताता चलूं मैं। देखें, राजकुमार साहब से तो अभी भी बच्चे क्रिकेट सीख रहे होंगे। मैं जिनसे अभी तक क्रिकेट सीख रहा हूँ, अनफॉर्चुनेटली मैं नाम नहीं ले पाया, क्योंकि आपने बहुत मुश्किल सवाल कर दिया था। उनका नाम है ग्रेट सुनील गावस्कर साहब। आज तक जो आप बात करते हैं ना कि आप पहले बात क्यों कर देते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है। अग्रवाल के लिए मैंने एक बात बोली थी कि वो उसका बहुत ज्यादा अपराइट खेलता है, वो उसका न्यूजीलैंड में रन करना मुश्किल होगा। और एक दिन बाद जब ग्रेट सनी भाई ने ये बात बोली ना कि अपराइट खेल रहा है, तो मेरा दिल जो होता है ना, जितना था वो बड़ा हो जाता है। तो सुनील गावस्कर साहब जो वर्डिंग बोलते हैं, जो पिच के बारे में बताते हैं, मैं उनसे सीखता हूँ अभी तक। और वो चीजें मैं सोच के अपना प्लान बनाता हूँ, और मैच से पहले इसलिए फिर मैं ये बात करता हूँ। इसमें जितना आप मुझे बोले ना जोशी, उसमें सनी भाई का भी बहुत बड़ा हाथ है।
तो आप बता दें यही क्या यही 13 बात शतक राजीव भी मैं लगेगा क्या वनडे क्रिकेट में रोहित शर्मा से? क्या चीज? 13 शतक भी लगाएंगे क्या रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट में? 100%। इसमें कोई इसमें ये वो बहुत बड़ी देखें। आज एक अपनी कोचिंग वाली लैंग्वेज में बात करता हूँ। जब राजीव आपको भूख लगती है तो आप खाना खाते हैं ना। जी जी। तो ये रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम, लबोशेन, इन्हें इस वक्त रनों की भूख होगी। इन्हें भूख लगी हुई है। जैसे ही क्रिकेट शुरू होगी ये रनों पे रन करना शुरू कर देंगे। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये जो कह रहे हैं वो भूख हम सब के लिए भी है, बिकॉज हम भी सब चाह रहे हैं कि बस क्रिकेट शुरू हो और हम सब उसे एंजॉय करें। बट आज का ये डिस्कशन इतना इंटरेस्टिंग रहा है और इतनी सारी चीजें आज हमने गेन करी हैं, जानी है, और इतनी सारी प्रेडिक्शंस जो आज हुई हैं, मैं सब वेट करूंगी जस्ट टू सी देम ऑल अकर एंड हैपन, क्योंकि वो सारी बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। एंड थैंक यू सो मच बासित जी हमारे साथ बात करने के लिए, जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी चीजें शेयर करने के लिए। एंड राजकुमार सर, thank you so much as well for sharing all the insights today. And as well as मैं कहूंगी अपने सारे दर्शकों को जो आज हमें देख रहे हैं कि प्लीज बासित जी का भी YouTube चैनल है, उसे फॉलो कीजिए, क्योंकि आपको जो प्रेडिक्शंस आज यहाँ मिली है वहाँ आपको कॉन्स्टेंट प्रेडिक्शंस, एंड वो प्रेडिक्शंस which are just not fated, बट जो बिल्कुल जैसे उन्होंने आज हमें समझाया वो क्यों कहते हैं, क्या एनालिसिस करते हैं, वो किस लिए है। एंड राजीव, थैंक्स अ लॉट टू यू। आज आपके कारण आज हम सब यहाँ पे जुड़े हैं और इतनी अच्छी डिस्कशन रही है। थैंक यू वंस अगेन।